नमस्कार साथियों, आदिवेश महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग आइसोमेरिज्म आज समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं उनमें कितने प्रकार से आइसोमेरिज्म समाया होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वो कितने प्रकार से वो शो कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग अगर देखें, आइसोमर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट लिगेंड आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इन डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, अब जो आइसोमेरिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जो इसमें मेटल के साथ बॉन्डिंग होती है उसका अरेंजमेंट होता है जो लिगेंड का, वो अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है ना, लेकिन इनका जो फार्मूला होता है, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका होता है, वो तो बड़ा एक ही रहेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए, अगर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कोई आपका मॉलिक्यूल था, ये आपका मेटल है, चलिए CuNH3, ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है, और Cl2 एक आपका कंपाउंड है। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे अगर इस कंपाउंड को लिखना होगा तो हमें तो लिखना तो इसी प्रकार से पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला आपका होगा इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका अमोनिया हो जाएगा यहाँ पे NH3, और यहाँ पे एक होगा एक इस प्रकार से, ठीक है, दो Cl हो जाएंगे एक प्रकार से। ये आपका मॉलिक्यूल हुआ सीस, ठीक है, ये आपका हुआ सीस हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना होगा तो इसी फार्मूले से ही तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर जो फार्मूला उसका होता है एक ही होता है, लेकिन इसके जो अरेंजमेंट होता है मेटल के साथ जो लिगेंड की बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट प्रकार की होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, तो अगर इस स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे, ये सीस आपका स्ट्रक्चर हुआ, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी, ये आपका ये अमोनिया यहाँ पर हो जाता है मान लीजिए, और एक आपका इस साइड हो जाता है, और क्लोरीन यहाँ पे हो जाता है, क्लोरीन आपका एक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये देखिए आपका जो स्ट्रक्चर बनता है ये आपका है ट्रांस। ठीक है, तो कहने क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन इनके लिगेंड के मेटल के साथ बॉन्डिंग जो होती है वो अलग प्रकार से हो सकती है, जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, अगर इस जो सिस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और ट्रांस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो एक ही होगा, लेकिन इनका लिगेंड के साथ जब लिगेंड और मेटल की जो बॉन्डिंग होती है उनमें डिफरेंट प्रकार से बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से हमें आइसोमेरिज्म मिलता है। ठीक है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमर आर नॉट सेम। ठीक है, जैसे सिस जो आइसोमर होंगे और जो ट्रांस आइसोमर होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो समान नहीं होती है। ठीक ना, दे आर दिस द फिनोमेना दैट गिव्स राइज टू डिफरेंट आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म इज टू टाइप। जो असमायवता होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली आपकी समायवता होती है कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल समायवता। ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल समायवता। ठीक है, आपकी दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमर, इसे हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय समायवता। इससे हम लोग बोलते हैं संरचना समायवता या फिर संगठनात्मक समायवता बोलते हैं। ठीक ना, आइए देखते हैं आगे हम इनको कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए, आइसोमेरिज्म समायवता आपका हुआ, समायवता हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा हुआ आपका स्टीरियो आइसोमर। ठीक है ना, आप इसको हम लोग बांट सकते हैं 6 प्रकार में। ठीक है, पहला आपको हुआ आयोनाइजेशन समायवता, ठीक है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म हुआ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हुआ, और आपका हुआ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म हुआ, लिगेंड आइसोमेरिज्म हुआ, और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म हुआ। ठीक ना, ये इतने प्रकार से हुए आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार हुए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमर के प्रकार कितने होते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय समायवता। ठीक है, जिसमें हम लोग दो समायवता देख सकते हैं। आपका एक ज्योमेट्रिकल होगा समायवता जिसे ज्यामितीय समायवता बोलते हैं, और आपका दूसरा होगा ऑप्टिकल समायवता जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समायवता। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल समायवता क्या होती है या फिर संरचनात्मक समायवता किसे बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, the isomer in which structure of complex is different because of
डिफरेंट एटम एटम बॉन्डिंग आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो इस प्रकार समयावता जो हमें मिलती है, जैसे हम लोगों ने देखा कि हाइड्रेटेड जो था पहला, ठीक है, पहले सेकंड था आपका ये जो आपका था पहला स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट प्रकार से होती है, उनका अरेंजमेंट अलग अलग का प्रकार होता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मिलता है, ठीक है ना। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द डिफरेंट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड काज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो आपके मॉलिक्यूल होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, उनके बॉन्डिंग की वजह से जो मेटल या फिर एटम एटम की जो बॉन्डिंग होती है, उनके डिफरेंट प्रकार की बॉन्डिंग की वजह से हमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मिलता है। और इनके जो मेटल होंगे, मेटल और लिगेंड के बीच में भी बॉन्डिंग जो होती है वो डिफरेंट प्रकार की होती है, इसकी वजह से हमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मिलते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है, जिसे हम लोग आयनिक समयावता भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स वेयर लिगेंड आर इंटरचेंज्ड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूल देखा था, मान लीजिए कुछ CuNH3, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग तो 4 कर देते हैं, बाकी यहाँ पे आपको कर देते हैं Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को पहले क्लास में बताया गया था, पहले या दूसरी क्लास में, कि इस जो आपको ब्रैकेट में जो चीज़ दिया है इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आपका हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है, इसे काउंटर आयन बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं आउटर स्फीयर, ठीक है। तो आयोनाइजेशन समयावता में हम लोग देखते हैं कि जो इस प्रकार की समयावता जो शो करते हैं मॉलिक्यूल, उनमें होता क्या है, जो आपका मॉलिक्यूल लिगेंड जो है यहाँ पे NH3 जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा और इसका इंटरचेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन के साथ, ठीक है। जैसे इस केस में क्या होगा, मान लीजिए ये हम लोग कंपाउंड भी मान लीजिए इसको बनाते हैं, तो होगा क्या कि मान लीजिए कुछ आपका मॉलिक्यूल है, ये भी है फिलहाल इस केस के लिए, ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल हुआ और यहाँ पे आपका Cl2 मान लीजिए लगा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से अगर इसका आयोनाइजेशन समयावता अब हमें देखना है तो इसमें होगा क्या कि कुछ इस प्रकार से इसका हो जाएगा CuNH3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे एक अंदर Cl आ जाएगा और एक NH3 आपका बाहर निकल जाता है इसमें, ठीक है, और एक Cl बाहर निकल जाता है। तो एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हुआ है, इंटरचेंज ऑफ अमोनिया, ठीक है, जो आपका एक NH3 जो मॉलिक्यूल है वो Cl2 के साथ एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये जो बॉक्स के अंदर जो है ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो आपका बॉक्स के अंदर जो है मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर ये आपका हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये आपका हुआ कॉम्प्लेक्स आयन। तो हम लोगों ने क्या देखा, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म जो वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं जिनमें लिगेंड और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में लिगेंड का इंटरचेंज अदला बदली होती हो, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल इसका हुआ, दीज आइसोमरिज्म डिसोसिएट इनटू डिफरेंट आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जो ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं जो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म को शो करते हैं, उनको अगर हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल CONH3 ठीक है, आपका एग्जांपल है ये, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें बताया जा रहा है कि अगर हम, मैंने तो बता दिया नॉर्मली, अब प्रूफ भी इसको करते हैं, ठीक है ना। अगर देखें इस चीज़ को, CONH3 एंड CONH3 ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग कि जो SO4 है वो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है और आपका Br जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या देख रहे हैं हम लोग, SO4 जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन था वो अंदर हो गया है और जो Br जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था वो आपका बाहर हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ऐसे प्रकार से अगर कोई भी एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कोई भी आयोनाइजेशन समयावता कौन सा मॉलिक्यूल शो करता है, अगर आपका इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है, एग्जाम में अक्सर जब पूछे जाते हैं तो दोनों आपके दिए जाएंगे, उसके बाद पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन समयावता शो करता है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल सा देखना होगा कि जो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर और
कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में जिसमें अगर लिगेंड की इंटरचेंज हो रहा होगा तो आपका वो आपका आयोनाइजेशन समय होता होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं कि बी आर आपका यहाँ पर था, यहाँ बाहर आ गया, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था वो बाहर आ गया है। और यहाँ पे जो SO4 कॉम्प्लेक्स आयन में था, यहाँ पे वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया, ठीक ना। इसको प्रूव कैसे करते हैं, आपको शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये चीज़ देख लिए। दे डिसोशिएट टू गिव डिफरेंट आयन इन सॉल्वेंट एंड देयर प्रॉपर्टी आल्सो नॉट सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग हैं। CONH3 BrSO4 इज रेड वायलेट, ठीक है, इसका जो कलर होता है वो रेड वायलेट होता है इन कलर, वेयर एज CONH3 SO4 Br इज रेड इन कलर, ठीक है। तो इनकी पहली बात क्या हुई कि जो आपका सेकंड कंपाउंड है वो आपका रेड कलर का होगा और जो पहला आपका कंपाउंड है वो आपका रेड और वायलेट कलर का होगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज ऑब्जर्व्ड व्हेन CONH3 Br इज मिक्स्ड विथ BaCl2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो हमारा कंपाउंड है CONH3 ठीक है और Br है, ये आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और आपका एक है कंपाउंड यहाँ पे SO4 है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं BaCl2 के साथ तो ये क्या बनता है, आपका जो BaCl2 है ये आपका कंपाउंड बना लेता है BaSO4, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका बनता है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है यहाँ पे तो यहाँ पे जो BaCl2 SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है, BaSO4 बनाता है जो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मॉलिक्यूल था Br, ठीक है, ये Br ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वही आपका मॉलिक्यूल के साथ, वही जो BaCl2 के साथ वही रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस क्लियरली शो दैट SO4 आयन इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज द काउंटर आयन, ठीक है। तो यहाँ पे ही बात की जाती है। और जबकि ठीक है BaSO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, लेकिन जब हम लोग AgNO3 डालते हैं हम चेक करने के लिए कि Br जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि हमें जो कोई कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो ये हमें तो पता होगा नहीं कि जो Br आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है कि बाहर है। जब हम लोगों ने जब BaCl2 के साथ रिएक्शन कराई तो हमको मिल गया व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो BaSO4 था वो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई इसकी तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिली, ठीक है ना। तो जिससे हमें पता चल गया जो Br जो मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है ना। पहले मॉलिक्यूल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई गई, ठीक है, जिसका कलर आप लोगों ने देखा था रेड वायलेट कलर था, ठीक है। आल्सो क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr इज ऑब्जर्व्ड व्हेन CONH3 SO4 Br is added with AgNO3 but no precipitate is observed with BaCl2, ठीक है। पहले हम लोगों ने जो मॉलिक्यूल देखा था हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी यहाँ पे CONH ये आप सकते हैं ना CONH3 Br के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था Br आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था, SO4 आपके बाहर था, ठीक है ना। लेकिन इस केस में अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए SO4 आपका अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और Br आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। अब इस केस में अगर हम इसको AgNO3 यहाँ पे अगर डाल लेते हैं, इस पर ऐड करते हैं तो हमें क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है जो होता है आपका AgBr का, ठीक है। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल में हम लोग इसी जो कॉम्प्लेक्स आयन है सोल्यूशन जो होगा आपका इसमें अगर हम BaCl2 डालेंगे तो यहाँ पे आपकी इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो SO4 आयन है आपका वो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जब AgNO3 हम डाल रहे हैं तो AgBr मिल रहा है, तो यहाँ से इससे पता चलता है हमारा कि जो Br जो मॉलिक्यूल है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है एज ए कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो SO4 मॉलिक्यूल होगा आपका वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ हम पता कर सकते हैं कि जो आपके मॉलिक्यूल हैं ये, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल जो आपके थे CONH3 Br ये पहला मॉलिक्यूल था, ठीक है, और SO4 ये आपका पहला था और आपका CONH3 SO4,
ठीक है। अब बी आर, ये यहाँ पे चीज़ देख रहे हैं हम लोग, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड हुआ है कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। दिस क्लियरली शो दैट बी आर एन एग्जिस्ट इन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया पहले, ठीक है। अब ये एग्जाम में जब पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक ना। आपको दे दिया जाएगा एग्जाम्पल में, इस तरह से दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, इसमें से मान लीजिए 4 आपके दे दिया जाएगा एग्जाम में कि चारों में से कौन सा शो करता है आयोनाइजेशन मेरिज्म, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ देख रहे हैं हम लोग, ये फिलहाल तो आपके 4 एग्जाम्पल आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की हैं, तो यहाँ पे तो 4 शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हो सकता है आपको बोल दिया जाएगा अलग रहेंगे और पूछा जाएगा कि आप इसमें कौन सा शो करता है और या फिर को शो नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे CONH3 5 आपका 5 नीचे देगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं देगा ये, अब Cl होगा, ठीक है ना। SO4 आप देखेंगे SO4 और यहाँ पे Cl के बीच में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे SO4 आपका बाहर अंदर आ गया, Cl आपका बाहर चला गया। इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल में देखेंगे आपका जो NO3 है ये बाहर चला जाएगा, SO4 आपका ये अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली देख रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स आयन है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में ही जो लिगेंड है उनके बीच में अदला बदली हो रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं और चौथे में भी यही सेम प्रोसेस देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अगला हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स इन विच वाटर मॉलिक्यूल एक्टिंग एज लिगेंड आर इंटरचेंज बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। इससे हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो हमने इसके पहले पढ़ा है वहीं पे, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हम लोग देखा है इंटरचेंज बिटवीन लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कॉम्प्लेक्स आयन में था, ठीक है, ये आपका था आयोनाइजेशन समावर्तन आइसोमेरिज्म में था, ठीक है ना। ये सेम यही आपका जो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म होता है, इसमें क्या होता है कि जो पहली बात क्या होगी, इसमें जो आपका H2O मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वो आपका H2O मॉलिक्यूल होगा वो लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है, लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकते हैं या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में H2O जो मॉलिक्यूल होगा, H2O जो लिगेंड होता है उसके बीच में अदला बदली होती है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, आपका मान लीजिए इस प्रकार से मॉलिक्यूल आपका है Cr क्रोमियम है, Cr H2O6 और Cl3, ठीक है ना। तो इसका मान लीजिए का हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बनाना होगा तो सिंपल से क्या किया जाएगा, इसको अगर मान लीजिए करना होगा तो Cr H2O5 यहाँ पे Cl3 है, 3 है, तो एक आपका Cl एक अंदर आ जाएगा, ठीक है, और एक H2O यहाँ पे जो हमने H2O5 यहाँ पे Cl हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका Cl2 हो जाएगा और एक H2O आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंटरचेंज बिटवीन वाटर जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो उसका इंटरचेंज हो रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर इस प्रकार से कोई भी हमें मॉलिक्यूल मिल जाता है जहाँ पे अगर अदला बदली हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आइसोमेरिज्म बनता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल इसके देखते हैं। ये जो मॉलिक्यूल होता है CrH2O6 Cl3 ये आपका वायलेट कलर का होता है। अगर हम लोगों ने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है, ये एक यहाँ 6 मॉलिक्यूल है, इसको 5 कर देते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो ये आपका जो एक H2 मॉलिक्यूल है बाहर निकल जाता है और एक Cl2 इससे अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो कलर हो जाता है वायलेट से इसका पेल ग्रीन हो जाता है, और यहाँ पे CrH2O4 और Cl2 कर देते हैं तो इसका जो कलर बनता है वो डार्क ग्रीन बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग कि हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म जो होते हैं उनके इंटरचेंज बिटवीन जो लिगेंड होंगे H2 मॉलिक्यूल और जो आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में जो इंटरचेंज होगा H2 मॉलिक्यूल का, इनके इंटरचेंज की वजह से इनके कलर पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि इसका कहने का मतलब है कि अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो इनमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज बदलाव देखते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी शो बाई हाइड्रेटेड आइसोमर्स, दे आर शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है इसके पहले। दे आर रिएक्शन विथ AgNO3 सोल्यूशन प्रेसिपिटेट 3:1 क्लोराइड एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपका पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो उसके पहले दिखाया गया था ये मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल है,
जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो Cl3 आपका जो होगा वो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर में है, ठीक है ना कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल आपका कुछ ये इस प्रकार से होना चाहिए था, ये गलत लिखा है, ठीक है ना। तो ये आपका होना चाहिए था कुछ इस प्रकार से CrH2O6, ये आपका मॉलिक्यूल ऐसा कुछ होना चाहिए था। और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग AgNO3 के साथ तो होगा क्या कि AgCl, ठीक है, 3 AgCl, इससे आपका जो क्लोराइड आयन है इससे रिएक्शन करके अब आपका बाहर निकल जाता है एज ए प्रेसिपिटेट, ठीक है। जो पीपीटी बनती है AgCl की, ठीक है, वो बन जाती है पीपीटीज की। अब क्या करते हैं, यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके पास 3 क्लोराइड आयन हैं, ठीक है। अब करते हैं क्या है, अब इसकी AgNO3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो यहाँ पर देखेंगे 2 AgCl आपके मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस प्रकार से अगर हम AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका 1 AgCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे है कि जब हम हाइड्रेटेड आइसोमर्स में बेसिकली बात की जाए कि यहाँ पे जो अदला बदली होती है वाटर मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो 100% रहता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं सिंपल से इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देखना हम लोगों को हो तो बोल सकते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल अगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है CrH2O6 मान लीजिए लिखा हो और Cl3 लिखा हो आगे, ठीक है ना, एंड आपका लिखा हो फिर क्रोमियम CrH2O5 ClH2O और Cl2, ठीक है। इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है, अब पूछा जाए कि ये हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म शो करेंगे कि नहीं शो करेंगे, तो बिल्कुल आपकी ये शो करते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मान लीजिए, अगर मान लीजिए यही मॉलिक्यूल और यहाँ पे CH2 5 है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक और मॉलिक्यूल आपका लूज कर जाता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका अलग अलग अगला मॉलिक्यूल जो बनता है CrH2O4, ठीक है, यहाँ पे Cl2 हो जाता है और आपका H2O, 2 मॉलिक्यूल आप H2O बाहर निकल जाएगा और आपका एक Cl बचेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपके जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपके हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म।